हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे और स्वागत आप सभी का। आज की अपने अभी तक के सेशन जितने भी अपन ने लिए हैं उसमें पहली बार अपन ने कौन सी क्लास लगाई है दोस्तों? पुनरावृत्ति क्लास लगाई। भाई कौन सी क्लास लगाई अपन ने? पुनरावृत्ति क्लास लगाई है। और इस पुनरावृत्ति क्लास के अंतर्गत क्या होगा कि अपन ने जितना कुछ भी पीछे पढ़ा था सब वीडियो को तो एक साथ समाहित करना मुश्किल है, तो मैं 2-3 पुनरावृत्ति क्लास के माध्यम से आपको सारी शिक्षण विधियां एक बार क्या करवा दूंगा, वापस क्लियर करवा दूंगा। इससे केवल सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आपको ये पता चल जाता है कि पीछे वाला आपको कितना याद है और कितना आप भूल चुके हो। और ये बेहद महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही खास है कि आपको ये पता रहे कि आप क्या पढ़ा है आपने और कितना आप भूल चुके हो। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यहाँ पे जो अपन बात करेंगे वो क्या करेंगे, प्रथम पुनरावृत्ति क्लास की बात करेंगे कि पहली पुनरावृत्ति की क्या लगाएंगे दोस्तों, अपन क्लास लगाएंगे। इस पुनरावृत्ति क्लास के अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे कि जो शिक्षण विधि अपन ने पहले की थी, अब तो मैं रेगुलर रहूंगा कि प्रत्येक हफ्ते में यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक अपन जितना कुछ भी पढ़ेंगे ना उस सब का रविवार में क्या करेंगे, वापस निचोड़ निकालेंगे। इस तरीके से करेंगे तैयारी। एक नया अंदाज रहेगा अपना, नया तरीका रहेगा अपना, है ना। ये बिल्कुल नया सा है जिसको कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है ना केवल चैनल की रेटिंग बढ़ाना, चैनल की कमाई करना नहीं है दोस्तों। अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ ना, आने वाले कमाने, अगर मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने होते ना तो मैं कितने कुछ कर गया होता। अभी तक कई फैकल्टी को ला करके उतारा होता, वो क्या होता। मैं चाहूँ तो 20-20, 25-25 हज़ार है ना व्यूज़ आ जाए मेरे इसके ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। घंटे घंटे में लियूँ मैं, ये व्यूज़ की तो आप बात ही मत करो, है ना। जितनी लाना हो उतना लियूँ, लाइव भी जितने लाने हो उतने, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मेरा भी एक टारगेट है दोस्तों कि कितना ये रहता है। मेरा भी मान लीजिए कि मेरा एक मन भी है एक बार कि यदि मान लीजिए कि ये लॉकडाउन खुल जाता है, ऑफलाइन कोचिंग के खुलने की गवर्नमेंट परमिशन देती है, तो मैं एक सुपर 100 का बैच बनाने वाला हूं उदयपुर के अंतर्गत, जिसमें 20 दिन में मैं शिक्षण विधि पढ़ाऊंगा, सारी शिक्षण विधि पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा और सारी सब्जेक्ट की मैं बताऊंगा। सुपर 100 यानी कि 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा। और इतने टारगेट है मेरा करना है कि उन बच्चों को मैं इतना ऑफलाइन में अंदर घसीटना चाहता हूं कि 100 के 100 बच्चों के 50 में से 50 नंबर आने चाहिए। इतनी मेहनत में उनके पीछे करने वाला हूं। ये मेरा लक्ष्य, ये शुरू से लक्ष्य रहता है मेरा एक टारगेट बना हुआ रहता है कि मैं किस प्रकार से अधिक बच्चों को सिलेक्शन करवाया जा सके, है ना। मेरा फोकस उस चीज पे रहता है। कभी ऐसे कामों पे नहीं रहता है कि चैनल बढ़ाया जाए, वो बढ़ाया जाए, वो अपनी अपनी कमाई सब दे देते हैं ना। यानी आपकी दुआएं हैं ना, मुझे कहाँ ले जाएगी मुझे पता है। मेरा काम चल रहा है, यहाँ से नहीं चल रहा है, मैं यूट्यूब से नहीं चलाता हूँ। देख लो ना, भारत के अंतर्गत लगभग अभी तक मैं 4 से 5 राज्यों के ना टेट की क्लासेस रिकॉर्ड करके उनके ऐप पे लाइव ले रहा हूँ मैं, है ना। अलग अलग राज्यों के अंतर्गत जहाँ पे विधिवत है, जहाँ पे टीचर सोच ही नहीं सकते कि यहाँ पे टेट का लेवल क्या है, वहाँ के टेट की ऑथेंटिक पुस्तकों के हिसाब से मैं क्लासें ले रहा हूँ। वहाँ का सिलेबस भी पूरा यूँ अलग सा है, अजीब सा सिलेबस है, फिर भी मैं उनको पूरी की पूरी ना पढ़ा रहा हूँ। लैंग्वेज की क्लासें में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे मेथड्स पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे जो सब्जेक्ट के चलते हैं, जो सब्जेक्ट में पढ़ा सकता हूँ उनकी मैं पढ़ा रहा हूँ। केवल उनकी क्षेत्रीय भाषाओं को छोड़ करके सारा मैं ही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। कुछ एक राज्यों में तो क्षेत्रीय भाषा के मेथड भी मैंने पढ़ाए हिंदी में, लेकिन पता किया कि भाई इसको आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसफर कर लेना। कुछ एक जगह ऐसा भी हुआ है, तो चलता रहता है काम का, कोई इतना इशू आता नहीं है। लेकिन आप लोगों के साथ में जुड़ाव के साथ में मेरा ये मन हो गया कि नहीं, बस अब बच्चों को जो भी देना है एकदम परफेक्ट देना है, गोल्ड देना है, बेहतर देना है, ताकि बच्चे ना आज याद करें ना करें, आज जैसा भी रहे ना रहे, लेकिन जब जीवन में नौकरी मिल जाए, स्कूल में ज्वाइनिंग करने के लिए जाएं, तो कभी कभी जीवन पर याद करते रहें कि उन टीचर से हम पढ़ते थे और हमारे कुछ ना कुछ काम आया दोस्तों। ये हमारा टारगेट है, हमारा विश्वास इसी में। कई प्रकार की फ्रॉडिंग नहीं है। मैं कभी किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेता, मैं कभी किसी चीज़ के लिए नहीं कहता। मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप पढ़ो। मैं हर बार बच्चों को कहता हूँ यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है तभी पढ़ें, बाकी ना ऐसे टाइम पास ना करें, क्योंकि समय आपका बहुत उपयोगी है। मेरा तो काम रोज पढ़ाना, लेकिन आपका समय बहुत उपयोगी है। तो समय कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ये भी अपन को पहले पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है ये भी अपना पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखो, एमसीक्यू जो बहुविकल्पी प्रश्न जो अपन करते हैं ना, वो सिलेक्शन का कभी भी आधार नहीं बन सकते जब तक थ्योरी अपनी कंप्लीट ना हो। इसीलिए मैं कुछ दिनों से आपको पता है कि थ्योरी वाली क्लासेस आपको कराऊं, भले प्रश्नों के माध्यम से करवा रहा हूं, लेकिन कंसेप्ट थ्योरी का क्लियर करवा रहा हूं, एक एक टॉपिक से लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सिलेक्शन के लिए थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये बात भी सत्य है दोस्तों, कहीं ना कहीं अपन नहीं ठुकरा सकते, केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न से ही सिलेक्शन होना संभव नहीं है। थ्योरी का होना तो बेहद जरूरी है। जब तक अपन थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक सिलेक्शन होना संभव नहीं, क्योंकि थ्योरी से कंसेप्ट क्लियर होता है, और जब कंसेप्ट क्लियर होता है तब हम सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम सारे प्रश्नों का उत्तर कभी भी नहीं दे सकते। खैर, अपने रहेगी आज आपको वापस फीलिंग आएगी अपनी रीट वैक्सीन फर्स्ट वाली, जहां पे मैं धमाधम प्रश्नों को पढ़ाता था, 50 प्रश्न ऐसे पूरे कर देता था, और पूरे करने के बाद मैंने कभी किसी के कमेंट नहीं पढ़ना वगैरह 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 सब। आज पूरी की पूरी फीलिंग आपको वही उठानी है, अपना अपना ऑब्जर्वेशन खुद को करना है, कितना सही दिया है कितना सही नहीं दिया है, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर एक बार आपने पहले दे रखे हैं, दूसरी बार वही प्रश्न आपके समक्ष आ रहे हैं, तो आपको पता है कि क्या उत्तर देना है और क्या नहीं देना है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि लगभग सारे बच्चों के उत्तर क्या आने चाहिए, यहाँ पे सही आने चाहिए, आपकी तैयारी मजबूत होगी, बढ़िया होगी। और हाँ, मैं प्रश्न भी ऐसे ही चयन करके लाया हूं जो वास्तविकता में रीट में आने लायक हैं।
ऐसे में प्रश्न लाए ही नहीं हूं ना जो हवाई प्रश्न हो, जिनका लेवल तो भले भारी हो लेकिन परीक्षा में ना आए, ऐसे प्रश्न अपन के पास में नहीं। वैसे ही प्रश्न लाए जो रीट में आए ना, ऐसे बच्चे जो हैं कि जिनको नहीं कठिन प्रश्न पढ़ने की ही आदत पड़ गई है, हमें तो कठिन प्रश्न ही चाहिए, लेवल वाली चाहिए ना, तो उनके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं उनसे तो। हाँ, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमें तो रीट में आने जैसे प्रश्न चाहिए ना, वो आराम से पढ़िए यहाँ से। देखिए अपन बिना समय गंवाए, है ना, मैं बहुत रफ्तार से चलूंगा आज क्योंकि 50 प्रश्न कलवाने और मैंने वादा कर रखा है कि 1 घंटे से बाहर में वीडियो को जाने नहीं दूंगा। 1 घंटे के अंदर अंदर जो मुझे क्या करनी है दोस्तों, आपकी क्लासेस यहाँ पे जो है ना दोस्तों क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे जो अपन बात करेंगे दोस्तों किसकी करेंगे, है ना, इसकी कराने वाले। तो अब जो चलते हैं दोस्तों अपन पहली क्लास का पहली पुनरावृत्ति क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत इजी से प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न कह रहा है द्विभाषी पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं। द्विभाषी पद्धति यानी द्विभाषी पद्धति के प्रवर्तक कौन माना जाता है? ये शिक्षण के अंतर्गत विधि है द्विभाषी, जो दूसरी भाषा सीखने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है, उसे हम कौन सी विधि कहते हैं दोस्तों? द्विभाषी विधि कहते हैं। तो द्विभाषी विधि के अंतर्गत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, सीजे डॉडसन, वॉटसन या रूसो। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर निकल जाएगा दोस्तों वो क्या निकल जाएगा? सीजे डॉडसन। क्या सही उत्तर निकल जाएगा दोस्तों? सीजे डॉडसन के द्वारा द्विभाषी विधि का प्रवर्तक माने जाते हैं। द्विभाषी विधि का जनक कौन है? तो द्विभाषी विधि का जनक माना जाता है सीजे डॉडसन दोस्तों। ये लीजिए आपका दूसरा प्रश्न, किस विधि को संस्कृत नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है? क्या प्रश्न पूछ रहा है आपको? ऐसी कौन सी विधि है जिसको संस्कृत शिक्षण में नाटक शिक्षण की बेहतर विधि मानी जाती है, नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है? सहयोग विधि, संवाद विधि, व्याख्या विधि या अनुकरण विधि? देखिए अनुकरण विधि भले नाटक की विधि है, व्याख्या भी है और संवाद भी है, ये तीनों की तीनों नाटक शिक्षण की विधि है। और सहयोग विधि आप समझ रहे होंगे कि समवाय विधि तो है ना। सहयोग विधि को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? समवाय विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समवाय विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है? गद्य पद्य शिक्षण के दौरान क्या होता है? व्यवहारिक रूप से व्याकरण की शिक्षा दे दी जाती है। वो कौन सी कहलाती है? आपकी समवाय विधि कहलाती है। तो समवाय विधि या सहयोग विधि जो है ना, यह संस्कृत के अंतर्गत नाटक शिक्षण की सबसे बेहतर विधि मानी जाती है। इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा कि संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत नाटक शिक्षण की सबसे बेहतर विधि कौन सी मानी जाती है? तो संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत नाटक शिक्षण की सबसे बेहतर विधि मानी जाती है आपकी सहयोग विधि। कौन सी विधि? जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? समवाय विधि भी कहते हैं। सहयोग विधि कह दो या समवाय विधि कह दो, एक ही आंसर आएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। यह विधि वह विधि जिसमें भाषा का सही रूप की जानकारी देने के लिए उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़ाई जाती हैं। ये कह रहा भाई ऐसी कौन सी विधि है जिसमें भाषा का सही ज्ञान देने के लिए, भाषा का उचित ज्ञान देने के लिए बालकों को क्या पढ़ाई जाती हैं? एक अच्छे लेखकों की, उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़ाई जाती हैं, जिनकी कविताएं, कहानियां, संदर्भ ग्रंथ वगैरह बेस्ट होते हैं ना, उनको पढ़ाया जाता है ताकि बालकों के अंदर क्या है? उच्चारण संबंधी शुद्धि आ जाए, बालक शुद्ध पढ़ने लग जाए। ऐसा किस विधि के अंतर्गत होता है? सैनिक विधि, भाषा संसर्ग विधि, व्याख्यान विधि या प्रदर्शन विधि? ये कह रहा है कि वह विधि जिसमें भाषा का सही रूप की जानकारी देने के लिए उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों वहां पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा? भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि में भी व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, लेकिन इसमें किसमें लिया जाता है? रचना शिक्षण के दौरान बालकों को क्या की जाती है? अच्छे लेखकों की रचनाएं पढ़ाई जाती हैं, जहां से बालक पढ़ करके ही व्याकरण की शुद्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। वह कौन सी कहलाती है? आपकी भाषा संसर्ग विधि कहलाती है। यहां पे आंसर आपका सही क्या हो जाएगा? बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों सारे प्रश्नों के उत्तर आपने पहले दे रखे, केवल एक रिवीजन क्लास है जिसमें आपको पता रहे कि आपको कितना याद है। तो यहां पे आपको मेरे हिसाब से आपको हर एक प्रश्न का उत्तर सही देना है और अपना अवलोकन करना है कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। दोस्तों ये देखिए, प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया गया? क्या प्रश्न पूछ रहा है? प्रत्यक्ष विधि है ना, प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत होता है कि दोस्तों जिस विषय की, जिस भाषा का आपको सिखाई जा रही है या जो भाषा आपको सिखाई जा रही है उस भाषा का प्रयोग है ना कैसे किया जाता है? उसी भाषा में समझा जाता है। उसका अनुवाद मातृभाषा शिक्षण में नहीं किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि आपको अंग्रेजी सिखाई जा रही है तो अंग्रेजी में ही सिखाई जाएगी, अंग्रेजी का अनुवाद मातृभाषा में नहीं किया जाएगा। उस विधि को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष विधि कहेंगे। तो ये कह रहा है कि प्रत्यक्ष विधि की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? ऑप्शन है आपके सामने, अमेरिका में हुई, भारत में, फ्रांस में या जर्मनी में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका फ्रांस में। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि की शुरुआत कहां हुई थी? फ्रांस में। कौन सी भाषा सिखाने के लिए की गई थी? तो फ्रांस में अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए। कौन सी भाषा को सिखाने के लिए दोस्तों? अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया था। किस विधि का?
प्रत्यक्ष विधि का। तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कहाँ किया गया था? फ्रांस में किया था। अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए प्रत्यक्ष विधि किसे कहेंगे? वह विधि जिसमें भाषा का अनुवाद जो है ना मातृभाषा में नहीं किया जाता, उसी भाषा में सिखाया जाता है, वह विधि कौन सी कहलाती है? आपकी प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। सी वाला उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। दोस्तों जैसे प्रश्नों की प्रैक्टिस में आपको करवा रहा हूं ना, ठीक ऐसे ही रफ्तार के साथ मैं प्रश्नों की प्रैक्टिस में ऐप के ऊपर करवाऊंगा। जैसे अपने कोर्स पूरा होने वाला है ना, 2-4 दिन के अंदर ऐप के ऊपर मेरे पास वीडियोस क्लासेस पूरी हो जाएगी। तो इसके बाद ये बात नहीं है कि वीडियो क्लासेस पूरी होगी तो उनको क्लासें नहीं मिलेगी। उनको मैं कोशिश में रहूंगा कि प्रतिदिन कुछ प्रश्नों का सेटअप मिले। प्रतिदिन मैं लाइव आकर के ऐप के ऊपर है ना बालकों को क्या करूंगा? प्रश्न सोल्व कराऊंगा एक फिक्स टाइमिंग के साथ में प्रतिदिन, है ना। यूट्यूब वाला तो है ही है, लेकिन प्रतिदिन बालकों को वहां पे ना अब वो अजीब से लेवल वाले प्रश्न भी क्या करूंगा दोस्तों? सोल्व करूंगा, ताकि उनकी तैयारी क्या हो जाए दोस्तों? मजबूत हो जाए। मैं उनका टेस्ट भी इसी तरीके से लूंगा वहां पे ना। उतना समय क्विज में जितना टाइम लगता है उतना टाइमिंग में यहां बिगाड़ूंगा। वहां 50-50, 20-20, 30-30 प्रश्नों के सेट बना करके बालकों की तैयारी करूंगा। तो अभी तक आपने यदि ऐप परचेज नहीं किया है ना दोस्तों, तो आपको उचित लगता है तो वहां पे क्या करिए, एक बार आप ले लीजिए, ताकि अपन तैयारी आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी दोस्तों। नाम मात्र की फीस 199 रुपीज रख रखी ओनली, कन्हैया एजुकेशन नाम से ऐप, ये आप सब जानते हो। और आपका एक जिम्मेदारी भी बनती है लेने की मेरे प्रति, है ना। यूं समझ लीजिए गुरु जी को गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि दोस्तों, है ना, जिसको अपन कौन कौन सी विधि कहते हैं? मस्तिष्क झंझावत विधि भी कहते हैं इसको। कौन सी विधि कहते हैं दोस्तों? मस्तिष्क झंझावत, मस्तिष्क झंझावत विधि भी कहते हैं। मस्तिष्क उत्प्लवन विधि भी कहते हैं उसको, मस्तिष्क उत्प्लवन विधि भी कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? बुद्धिशीलता भी कहते हैं दोस्तों। बुद्धिशीलता क्या कहते हैं? बुद्धिशीलता भी इसी का नाम है, यह उपनाम है दोस्तों, है ना। बुद्धिशीलता ये इनके क्या माने जाते हैं? उपनाम माने जाते हैं। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? एलेक्स एम ओसबर्न, एलेक्स एम ओसबर्न, एलेक्स एस ओसबर्न, एलेक्स ओसबर्न या एलेक्स एक्स ओसबर्न। तो आपको पता है एलेक्स एम ओसबर्न, मैंने आपको पहले ही इसका आंसर बता रखा है ना। एलेक्स एस ओसबर्न भी लिखा हुआ आता है, हालांकि ये दोनों में से कोई एक ही लिखा हुआ आएगा। वहां पे एलेक्स एम और एस दोनों साथ में नहीं, अगर साथ में आ जाए तो एम को सही कर देना, नहीं आए तो कभी आपके एम आ सकता है और एस आ सकता है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, कभी समय के अनुसार मैं आपको सुनाऊंगा। ये दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, तो यहाँ तो एम आएगा या एस आएगा, तो आंख बंद करके सही कर देना। लेकिन एम भी आ जाए और एस भी आ जाए तो फिर आप एम को सही करना, फिर एस को सही मत करना। एलेक्स ओसबर्न, ए वाला आंसर जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ये एक प्रकार के क्या थे दोस्तों? विज्ञापन कंपनी में काम करते थे और रचनात्मक विज्ञापन बनाने में अपने आपकी एक प्रसिद्धि बना रखी थी। अपने लोग इनको रचनात्मक विज्ञान के लिए प्रखर माना जाता है कि रचनात्मक विज्ञापन बनाने में ये क्या है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। तो वहां से इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि प्रत्येक बालक के मन में यदि बालक को सही तरीके से दिशा निर्देश दिए जाएं तो प्रत्येक बालक मस्तिष्क में उद्वेलन उत्पन्न होता है, एक उत्प्लवन उत्पन्न होता है, जिसके माध्यम से वो क्या कर सकता है? किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर सही हो जाएगा एलेक्स ओसबर्न, जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि के जनक माने जाते हैं। विलियमसन द्वारा उद्वेलन विधि के कितने चरण बताए गए हैं दोस्तों? इन चरणों को मैं देख रहा हूं काफी टीचर बहुत बढ़ा चढ़ा करके पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन मैं लिख करके ले लो मेरे से। आप कन्हैया दीवाना लिख करके दे रहा है आपको कि एलेक्स के बताए हुए, है ना, इसका आंसर तो सही 8 है, मैं बता दूंगा आपको, मुझे भी सबके साथ में चलता है। लेकिन यहां से यदि एक भी प्रश्न आपके आ जाए तो, है ना, कभी प्रश्न नहीं पूछेगा इसमें से कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि के विलियमसन द्वारा बताए गए उद्वेलन विधि में से 8 में से कौन सा प्रकार है या नहीं है। एक भी प्रकार का नाम नहीं, सेकंड ग्रेड में नहीं पूछेगा दोस्तों, ये लिख करके ले लो आप मुझे। अरे क्या बात करते हो ना, अभी क्रमित अनुदेशन उपागम लेक्चरर को पढ़ाने वाली चीजें हैं दोस्तों। वहां पे विलियमसन द्वारा बताए गए 8 पद नहीं पूछे, रीट में कैसे पूछ लेंगे? पॉसिबल भी नहीं है दोस्तों। तो इसलिए कितना लेवल पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, याद रखना है। हाँ, सामान्य जानकारी के लिए इतना याद रखो, 8 चरण तो उसने बताए थे। और कितने बताए थे? ये तो मैंने रीट वैक्सीन वाली जो डोज 2 चल रही है उसमें 8 के 8 चरण आपको बता रखे। उस वीडियो में जाकर के आप वापस देख सकते हो कि कौन कौन से सब मैंने बता रखे। यहां पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर सही हो जाएगा 8। मस्तिष्क विप्लन विधि की अवस्थाएं बताई गई हैं 5, 3, 4, 8। मस्तिष्क विप्लन जिसको आप क्या कहते हो दोस्तों, है ना, ब्रोनस्टॉर्मिंग मेथड भी कहते हैं। ब्रोनस्टॉर्मिंग मेथड की कितनी स्टेज बताई गई है, कितनी अवस्थाएं बताई गई है, ये पूछ रहा है। 5 अवस्थाएं बताई गई है, 3 बताई गई है, 4 बताई गई है या 8 बताई गई है, कितनी अवस्थाएं बताई गई है? तो यहां पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा 3 अवस्थाएं पे। कितनी अवस्थाएं बताइए? 3। पहली जो अवस्था है वह तो है आपकी मस्तिष्क उत्प्लवन। कौन सी अवस्था है दोस्तों? उस अवस्था का नाम ही यही है, मस्तिष्क उत्प्लवन अवस्था। दूसरी जो आएगी वो आएगी आपकी ग्रीन लाइट एज, क्या कहते हैं उसको दोस्तों? ग्रीन लाइट एज। और एक आएगी आपकी रेड लाइट एज, इसको हरी बत्ती और लाल बत्ती भी कहते हैं, रे एज। इसके अंदर तो क्या होता है कि मस्तिष्क के अंदर तूफान उत्पन्न होता है विचार लाने के लिए। ग्रीन लाइट के अंतर्गत क्या होता है? इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि बालक के मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। रेड लाइट के अंदर का एक प्रकार का कोई
सही विचार जिसके द्वारा समस्या का समाधान अपने आप में हो रहा हो वो आता है। और रेड लाइट जल जाती है, रेड का मतलब स्टॉप, एक सही विचार आ जाना रेड कहलाता है। ग्रीन का मतलब आने दो जितने विचार आ रहे हैं, मस्तिष्क उत्प्लवन विचार लेने के लिए तैयार करना। तो ये तीन क्या मानी गई है, इनकी अवस्थाएं मानी गई है। किसकी अवस्थाएं मानी गई है, मस्तिष्क उत्प्लवन की अवस्थाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी, मस्तिष्क उत्प्लवन, ग्रीन लाइट और रेड लाइट। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न है ना, आ रही है ना रीड वैक्सीन वाली फीलिंग में, ऐसे चलता था रीड वैक्सीन के अंदर भी, धमाकेदार भगता था है ना, कोई लेना देना नहीं, क्या कमेंट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कोई समस्या नहीं ना। इसीलिए आज मैंने लाइव की जगह प्रीमियर लगा दिया, मुझे पता है कि मैं कमेंट पढ़ूंगा तो 2 घंटे निकल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आगमन विधि की सहायक विधि नहीं है दोस्तों। कौन सी विधि की बात कर रहा है, ये आगमन विधि की बात कर रहा है दोस्तों। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, आगमन विधि की बात कर रहा है। आगमन विधि जो उदाहरण से नियम की तरफ चलती है उस विधि की बात कर रहा है ये, कि आगमन विधि की कौन सी सहायक विधि नहीं है। इनमें से कौन सी विधि है जो आगमन विधि की सहायक विधि नहीं कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन दे रखा है, भाषा संसर्ग विधि, समवाय विधि, बेसिक शिक्षा प्रणाली या व्याकरण अनुवाद विधि। तो दोस्तों ये व्याकरण अनुवाद विधि, समन्वय विधि और उसके बाद में भाषा संसर्ग विधि, ये तीनों की तीनों जो विधि है ना, ये किसकी सहायक विधि कहलाती है दोस्तों। ये तीनों की तीनों आपके आगमन विधि की कौन सी कहलाती है, सहायक विधि कहलाती है। यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बेसिक शिक्षा प्रणाली, क्योंकि इसने क्या पूछा है, नहीं है। तो ये बेसिक शिक्षा प्रणाली जो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी है ना, बुनियादी शिक्षा जिसे अपन कहते हैं, वह जो है आगमन की कौन सी विधि नहीं मानी जाती है, सहायक विधि नहीं मानी जाती है। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, बेसिक शिक्षा प्रणाली आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, संख्यात्मक दृष्टि से आगमन विधि के कितने सोपान बताए गए हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही अलग और बहुत ही एंटिक प्रश्न दोस्तों। ये पूछ रहा है आपसे कि संख्यात्मक दृष्टि से आगमन विधि के कितने सोपान बताए गए हैं। किस दृष्टि से पूछा है उसने, संख्या की दृष्टि से पूछा है, 4, 5, 3 या 2। तो ये पूछ रहा है दोस्तों, मैं बता दूं आपके कि संख्यात्मक दृष्टि से हो या किसी भी दृष्टि से हो, सोपान ही देख लो आप आगमन विधि के। आगमन विधि का सबसे पहला सोपान क्या होता है, बालकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना। कौन सा होता है दोस्तों, उदाहरण प्रस्तुत करना। उदाहरण कौन प्रस्तुत करता है, उदाहरण शिक्षक प्रस्तुत करता है। किस रूप में करता है, समस्या के रूप में करता है। दूसरे नंबर पर आ जाएगा उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में जब उदाहरण प्रस्तुत कर दोगे तो दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, परिनिरीक्षण करना। क्या करना दोस्तों, उदाहरण प्रस्तुत के बाद में तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, निरीक्षण करना। चौथे नंबर पर आ जाएगा तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपके नियम का निर्धारण करना। क्या करना दोस्तों, नियम का निर्धारण करना। और चौथे नंबर पर आ जाएगा आपके परीक्षण करना या फिर क्या करना, मूल्यांकन करना। ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो संख्यात्मक दृष्टि से पूछे या किसी भी दृष्टि से पूछे, सोपान तो उनके यही कहलाने वाले हैं। 4 के 4 सोपान होते हैं आपकी आगमन विधि के। तो यहां पे कह रहा है कि संख्यात्मक दृष्टि से आगमन विधि के कितने सोपान बताए गए हैं, 4 दोस्तों। भाई व्यवहारिक दृष्टि से भी पूछ ले, संख्यात्मक दृष्टि से पूछ ले, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पूछ ले, किसी भी अरस्तु की दृष्टि से पूछ ले, किसी भी प्लेटो की दृष्टि से भी पूछ ले, किसी की भी दृष्टि से पूछ ले, आगमन विधि के कितने सोपान हैं, यही सोपान रहेंगे। सोपानों में किसी प्रकार का कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे ए वाला उत्तर जो होगा वो आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अपूर्ण विधि कहलाती हैं। यह कह रहा है कि निम्नलिखित किस विधि को अपूर्ण विधि कहते हैं, जो अपने आप में पूर्ण नहीं है वह अपूर्ण है। निगमन विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि या भाषा संसर्ग विधि। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपूर्ण विधि जो कहते हैं वो आगमन विधि को कहते हैं। आगमन विधि को अपूर्ण विधि क्यों कहते हैं, इसके पीछे यह कारण है कि आगमन विधि के अंतर्गत पहले बालकों के सामने उदाहरण दिए जाते हैं, फिर बालक नियम का निर्धारण कर देता है निरीक्षण करने के बाद में, और नियम निर्धारण करने के बाद में वापिस क्या करता है दोस्तों, उसके अंदर अलग से जो है ना नियमों को वापिस उदाहरणों के माध्यम से सोल्व करता है कि जो मैंने नियम बनाया है वो सही है कि नहीं है। वो उस नियम को उदाहरणों के ऊपर अप्लाई करता है। तो जब नियमों को उदाहरणों के ऊपर अप्लाई करता है ना, तब वहां पे निगमन विधि का प्रयोग हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आगमन विधि जो है अपने आप में एक ऐसी विधि है दोस्तों, अपूर्ण विधि है। यह विधि तब पूर्ण होती है जब इसमें निगमन विधि का समावेश हो जाता है, जबकि निगमन विधि को कैसा माना जाता है, आपको पूर्ण विधि मानी जाती है। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आगमन विधि। आगमन विधि को कौन सी विधि मानी जाती है दोस्तों, अपूर्ण विधि मानी जाती है। चल रही है ना घड़ी आज फास्ट ना, रीट वैक्सीन याद आ गई दोस्तों आज मुझे ना। वो भी क्या दिन थे जब 50-50 प्रश्न डेली 9 बजते आते थे और दिमाग आएंगे। वैसे के वैसे दिन 15 अगस्त के बाद वापस लेकर के आऊंगा मैं, यानी कि 26 अगस्त से लेकर के मान लो आप 21 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर तक अपन धमाधम 50-50 प्रश्नों को सोल्व करेंगे यूट्यूब, 1 महीने तक, है ना। 1 महीने में कितने हो जाएंगे, 1500 प्रश्न वापिस लगे रहेंगे दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत आप, प्रश्न मेरे पास में खत्म होने वाले नहीं है। निगमन ना रीड वाले 2 साल तक भी नहीं होगी ना, तभी प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे। प्रश्न कभी खत्म नहीं हो सकते।
निगमन विधि का सिद्धांत है। क्या पूछ रहा है ये आपके सामने, निगमन विधि का सिद्धांत है, इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो निगमन विधि का है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता रखा है भाई, निगमन और आगमन विधि के सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत है। या तो आप आगमन के याद कर लो या फिर निगमन के याद कर लो, और अपने दिमाग में एक ही सेट रखो, दोनों विधियों में से किसी एक विधि को याद रखो। आगमन के याद कर रखे तो बस आगमन के याद करके रखो, जब भी निगमन के आए तो आगमन के उल्टे कर दो, अपने आप निगमन के निकल जाएंगे। ये पूछ रहा भाई, निगमन विधि के सिद्धांत है सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, सामान्य से सामान्य, विशेष से विशेष। ये दोनों तो काट दो, इन दोनों का कोई मतलब है नहीं। या तो ये होगा और ये यहाँ होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कह रखा है कि एक 4 ऑप्शन में से यदि 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाए जो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है या दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो चांस उनमें से सही उत्तर होने का अधिक रहता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर निकल जाएगा दोस्तों वो कौन सा निकल जाएगा आपका, सामान्य से विशेष। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा उदाहरण विशिष्ट होते हैं, नियम सामान्य होते हैं। उदाहरण विशिष्ट होते हैं, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर तो आपके आगमन विधि का कहलाएगा, और सामान्य से विशेष किसका कहलाएगा, आपके निगमन विधि का कहलाएगा। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए वाला उत्तर जो होगा दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर, निम्नलिखित में से, आनंद आ रहा है ना, सही हो रहे होंगे मुझे पता है, मैं सबके कमेंट ये ना, यहाँ पे मैं भले ही वो प्रीमियर चल रहा है लेकिन वहाँ पढ़ लूंगा कितने सही हुए ना, वरना मंडे वाली क्लास में आप सबसे साक्षात किया जाएगा, साक्षात्कार करते हुए पता करेंगे, प्रतिसाद करेंगे कि कितना सही हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बोध स्तर पर अधिक बोल देती है। देखो 2 स्तर होते हैं, एक तो होता है दोस्तों बोध स्तर, है ना, और एक होता है दोस्तों स्मृति स्तर, है ना। बोध स्तर में क्या होता है कि बालक समझता है, बोध स्तर में बालक क्या करता है दोस्तों, समझता अधिक है, रटता कम है। जबकि स्मृति स्तर में क्या होता है, रटता अधिक है, समझता कम है। ये दोनों में इनमें डिफरेंस है, बोध स्तर में और स्मृति स्तर में। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि बोध पर अधिक बल देती है, आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या उपयुक्त विधि। देखिए सूत्र विधि और निगमन विधि ये दोनों रटने पर बल देती है, क्योंकि यहाँ पे सूत्रों को क्या करना पड़ता है, आपको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो ये जो देगी रटने पर बल देगी। यानी कि कोई विधि अगर बल नहीं देती है तो वो कौन सी विधि बल नहीं देती है दोस्तों, आगमन विधि बल देती है। आगमन विधि बालकों को समझने पर बल देती है, बोध पर बल देती है, रटने पर कम बल देती है। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा दोस्तों वो कौन सा निकल जाएगा, ए वाला जो उत्तर होगा वो क्या निकल जाएगा दोस्तों, आपका सही निकल जाएगा। ए वाला आंसर क्या होगा आपका यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आगमन विधि। निगमन विधि रटने पर बल देती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। व्याकरण शिक्षण करवाया जाना चाहिए, ये क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि व्याकरण शिक्षण किसमें करवाया जाना चाहिए। ये मुझे नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि किसमें करवाया जाना चाहिए। तो दोस्तों व्याकरण शिक्षण किसमें करवाया जाना चाहिए, आगमन विधि के द्वारा, निगमन विधि के द्वारा, सूत्र विधि के द्वारा या पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा। तो आपको भी पता है भाई व्याकरण के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है वो कौन सी विधि मानी जाती है, आगमन विधि मानी जाती है। आगमन विधि को हम क्या कहते हैं कि ये आगमन विधि जो है व्याकरण की सबसे उचित, सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेहतर विधि है। इससे बेहतर आगमन के लिए कोई, आगमन विधि के अलावा व्याकरण की कोई बेहतर विधि हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे आपका व्याकरण के शिक्षण किसमें करवाना चाहिए, तो आपका सही उत्तर क्या आ जाना चाहिए, आगमन विधि के द्वारा करवाया जाना चाहिए। हाँ, यदि ऑप्शन में आगमन और निगमन दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं कि आगमन या निगमन, आगमन द्वारा, निगमन द्वारा या आगमन निगमन द्वारा, तब अपन सही किसको करते हैं, आगमन निगमन को। तो साथ तो जुड़ा हुआ है नहीं, अलग से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, आगमन विधि द्वारा। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नॉर्मल है लेकिन रीड का लेवल यही है, या लिख करके लो, इससे बढ़िया, इससे बड़ा लेवल रीड का नहीं है प्रश्नों का, है ना। शिक्षण विधियों का बस भाषाओं में उलझा देंगे आपको, सरल सरल प्रश्नों में आप उलझते रह जाओगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मेरे यहाँ पे केवल प्रश्नों के उत्तर नहीं बताए जाते, बल्कि आपको यही बताया जाता है कि प्रश्नों की भाषा कैसे समझी जाती है। आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो ऑप्शन कैसे काटना है। पहले रीट वैक्सीन जो फर्स्ट अपन ने चलाई थी उसके अंदर मैंने आपको एक एक चीज बताई कि ऑप्शन को कैसे कट किया जाता है, ऑप्शन को कैसे क्रॉस किया जाता है, प्रत्येक चीज मैंने आपको बता रखी है दोस्तों। तो यहां आपको पता होनी चाहिए। तो मैं हर चीज बताने की कोशिश करता हूं अनुभव के आधार पर कि क्या सही है और क्या नहीं है। जैसे मैं आपको कहता हूं ना, असत्य आए तो उसको घोला कर दो, नहीं आए तो उसको घोला कर दो। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो आपको बहुत बहुत लाभदायक देती, क्योंकि युद्ध में एक छोटी सी गलती अपनी जान ले सकती है। बस वही सिस्टम है, रीट भी आपके लिए युद्ध है, इसमें छोटी सी गलती आपको है ना सिलेक्शन से बाहर कर सकती है। तो जिम्मेदारी के साथ में पढ़े थोड़ा सा कि व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है। कौन सा ज्ञान देने के लिए, बालकों का व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान किसे कहते हैं, वह ज्ञान जो बालक के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ हो, जो बालक के व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ हो, उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। कौन सा ज्ञान दोस्तों, वह ज्ञान जो बालक के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ हो, कौन सा ज्ञान कहलाता है, व्यवहारिक ज्ञान कहलाता है। तो ये कह रहा है कि व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति, सर्वोत्तम पद्धति का मतलब सबसे उत्तम पद्धति कौन सी है। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, पाठ्य पुस्तक,
भाषण पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, देखो और कहो पद्धति। देखिए भाषण पद्धति को पहले ही काट दो, ये तो हो नहीं सकता दोस्तों। पाठ्य पुस्तक में व्यवहारिक ज्ञान कम और सैद्धांतिक ज्ञान सबसे ज्यादा दिया जाता है। अब दो ऑप्शन बचते हैं, प्रोजेक्ट पद्धति और देखो और कहो पद्धति। देखो देखो और कहो पद्धति में भी व्यवहारिक ज्ञान तो दिया जाता है, लेकिन ये छोटे बच्चों को लिए दिया जाता है और केवल ये शिक्षण का आरंभ है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान नहीं होता है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट विधि जिसको अपन योजना विधि कहते हैं, इसके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो कौन सा ज्ञान दिया जाता है आपको, व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ। प्रोजेक्ट कार्य कब देते हैं, प्रोजेक्ट कार्य तब देते हैं जब कोई ऐसी परिस्थिति या स्थिति उत्पन्न हो जाती है शिक्षण के दौरान जब उस विषय वस्तु को कक्षा में स्पष्ट कर पाना संभव नहीं हो, तो बालकों को वह कार्य प्रोजेक्ट के रूप में दे दिया जाता है, ताकि बालक अपने आधार पर अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार उसको सर्च करते हुए, उनका रिसर्च करते हुए पता लगा करके उस विषय वस्तु को अपने आप स्पष्ट कर लेता है। तो आपसे कभी कभी यह भी पूछ ले कि ऐसी विषय वस्तु जो समझ में नहीं आ रही है तो क्या करना चाहिए, तो ऐसी विषय वस्तु जो बालक यदि समझ नहीं पा रहा है ना, तो बालक को क्या करो, उस विषय वस्तु से संबंधित प्रोजेक्ट दे दो। जैसे प्रोजेक्ट कार्य दोगे, योजना परियोजना कार्य वगैरह दे दोगे, तो बालक अपने आप उस चीज को क्या करेगा दोस्तों, सीख जाएगा। तो यहां पे सही हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट कार्य, सी वाला आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, क्या प्रश्न पूछ रहा भाई, फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड अर्थात प्रोजेक्ट मेथड के पिताश्री किसको कहा जाता है, यानी कि योजना विधि जो जिसको अपन कहते हैं, इस प्रोजेक्ट विधि के जनक किसको माना जाता है, ये कह रहा है पिता किसको माना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने WH किलपैट्रिक, मैकाले, अरस्तु या प्लेटो। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, WH किलपैट्रिक, है ना। ये आपको पता है भाई क्या फादर ऑफ प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन माने जाते हैं, तो WH किलपैट्रिक को क्या माना जाता है, इसका जनक माना जाता है। किसका दोस्तों, इसका जनक माना जाता है। किसका जनक दोस्तों, इसका जनक माना जाता है, प्रोजेक्ट विधि का जनक माना जाता है। इसने सबसे ज्यादा इसके ऊपर क्या दिया था दोस्तों, बल दिया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, WH किलपैट्रिक। अब देखिए किलपैट्रिक ने परियोजना कार्य के कितने प्रकार बताए हैं, ये पूछ रहा है प्रायोजना कार्य जो है, योजना कार्य जो है, वह किलपैट्रिक ने परियोजना कार्य के कुल कितने प्रकार बताए दोस्तों। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने 1, 3, 4 या 6। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पे उसने जो प्रकार बताए ना वो बताए हैं आपके 4 प्रकार के। कितने प्रकार के बताए दोस्तों, 4 प्रकार के। हाँ मैंने पहली वाली डोज में 3 बता दिए थे, जो आगे वाली कक्षा में जाकर के मैंने उसको 4 कर दिया था, है ना, बता भी दिया था आपको। 4 इसके उत्तर सही हो जाएंगे दोस्तों। कौन कौन से हैं, तो एक तो है दोस्तों कलात्मक, है ना, कलात्मक प्रोजेक्ट, एक है आपका रचनात्मक प्रोजेक्ट, एक है आपका समस्यात्मक प्रोजेक्ट, और एक है आपका अभ्यास कार्य संबंधी प्रोजेक्ट, अभ्यास कार्य संबंधी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य जो है, योजना कार्य जो है, वो कितने प्रकार के बताया WH किलपैट्रिक ने, तो किलपैट्रिक ने वो 4 प्रकार के बताए। कौन कौन से हैं, तो कलात्मक, रचनात्मक, समस्यात्मक और कौन सा कह देंगे अपन, अभ्यास कार्य। ये 4 प्रकार के किलपैट्रिक ने क्या बता रखे हैं दोस्तों, परियोजना कार्य बता रखे हैं। परियोजना कार्य के ही जनक किसको माना जाता है दोस्तों, तो परियोजना कार्य का जनक भी किसको माना जाता है, WH किलपैट्रिक को माना जाता है। ये लीजिए भाई, प्रायोजना कार्य का प्रथम सोपान है। ये क्या पूछ रहा है कि प्रायोजना कार्य का प्रथम सोपान कौन सा है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है परियोजना को व्यवहारिक रूप देना, परिस्थिति का निर्माण करना, या परियोजना का मूल्यांकन करना, या परियोजना का विवरण देना। ये प्रथम सोपान पूछ रहा है दोस्तों। तो प्रथम सोपान तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, परिस्थिति का निर्माण करना। सबसे पहला जो सोपान होता है परियोजना का वो कौन सा होता है दोस्तों, परिस्थिति का निर्माण करना। दूसरे नंबर पर जो आता है वह क्या आ जाता है आपका, इसमें नहीं दे रखा है, दूसरे नंबर पर आ जाता है परियोजना का चयन करना। दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, परियोजना का क्या करना, परियोजना का चयन करना। तो पहले नंबर पे आपके परिस्थिति का निर्माण करना, दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा दोस्तों, परियोजना का चयन करना, तीसरे नंबर पर आ जाएगा परियोजना का कार्यक्रम बनाना। ये दूसरा है। ये तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा दोस्तों, कार्यक्रम बनाना। किसका कार्यक्रम बनाना, परियोजना का कार्यक्रम बनाना। तो पहले नंबर पर कौन सा आ गया आपका, परिस्थिति का निर्माण, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, परियोजना का चयन, तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा दोस्तों आपका, कार्यक्रम बनाना, और चौथे नंबर पर कार्यक्रम के बाद में जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा, व्यवहारिक रूप देना। तो ये रहा आपके चौथे नंबर का व्यवहारिक रूप देना। पांचवें नंबर पर आ जाएगा मूल्यांकन, ये लिख रखा है आपका मूल्यांकन, और छठे नंबर पर आ जाएगा परियोजना का विवरण। ये 6 सोपान जो होते हैं परियोजना विधि के बताए गए। तो इसने तो पूछा था प्रथम सोपान कौन सा होता है, उसके अनुसार तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ये देखिए पहले नंबर पर परिस्थिति का निर्माण करना, फिर परियोजना का चयन करना, फिर कार्यक्रम का बनाना, फिर परियोजना का व्यवहारिक रूप देना, फिर परियोजना का मूल्यांकन करना, और फिर परियोजना का विवरण देना। ये 6 प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परियोजना कार्य का दोष है, क्या प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों? दोष है। दोष, ये दोष पूछ रहा है, मतलब इसमें क्या निकलेंगे? 3 इनके गुण निकलेंगे, एक इनका क्या निकलेगा दोस्तों? दोष निकलेगा। यह पद्धति रोचक है, यह पद्धति बाल केंद्रित है, यह पद्धति में समय अधिक लगता है, या सभी छात्रों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। तो सबसे पहले यह पद्धति रोचक है, यह तो इसका क्या कहलाएगा? गुण है दोस्तों। रोचक होना कभी भी दोष नहीं हो सकता। फिर यह पद्धति बाल केंद्रित है, बिल्कुल बाल केंद्रित है दोस्तों, यह भी इसका क्या कहलाएगा दोस्तों? गुण कहलाएगा। इस पद्धति में समय अधिक लगता है, किसी भी चीज में समय और श्रम अधिक लगना दोष कहलाता है। समय और श्रम अधिक लगना कभी भी गुण नहीं हो सकता है, तो ये इसका दोष कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? दोष। सभी छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, ये भी क्या है? इसका गुण है। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी वाला उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा कि इस पद्धति में समय अधिक लगता है। ये लीजिए अगला प्रश्न, खेल विधि का आधुनिक प्रणेता कौन माना जाता है? यानी खेल विधि का जनक नहीं पूछा है, क्या पूछा है? आधुनिक प्रणेता। सबसे अधिक जो बल खेल विधि पर दिया है कि बालकों को शिक्षण खेल विधि के द्वारा करवाया जाना चाहिए, ये बल सबसे अधिक किसने दिया है? आप कुछ लोग इसको क्या बताते हैं दोस्तों? जनक बता देते हैं। किसको जनक बता देते हैं? इसका जो भी प्रवर्तक जिसका मैं आंसर बताऊंगा अभी, इसको क्या बताते हैं? जनक। ये खेल विधि का जनक है। तो ये जनक नहीं है दोस्तों, इस चीज का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ये हेनरी कोल्डवेल कुक, यहां पे आपका आंसर सही होगा, लेकिन ये इसका जनक नहीं है। इसका एक प्रेरणाता माना जाता है कि इसके आधार पर क्या हुआ था दोस्तों? इसके आधार पर ही जो है आपकी ये प्रणाली चली थी। कौन सी? खेल प्रणाली चली थी। खेल प्रणाली के ऊपर अधिक बल जो दिया था वो हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया था। तो इसका प्रेरणाता कह सकते हैं, इसको जनक नहीं कह सकते, क्योंकि खेल विधियों में कई प्रकार की खेल विधियां आती है ना। आप जितनी विधियां जोड़ोगे, जैसे मैं आपको बात करूं तो मॉन्टेसरी विधि जो आती है वो कौन सी विधि कहलाती है? आपकी खेल विधि कहलाती है। इसके बाद में जो किंडरगार्टन आती है वो भी कौन सी विधि कहलाती है? आपकी किंडरगार्टन भी एक प्रकार की खेल विधि है। डाल्टन विधि आती है, डाल्टन विधि कौन सी कहलाती है? आपकी खेल विधि कहलाती है। डाल्टन विधि के बाद में एक डेकराली प्रणाली आती है, डेकराली प्रणाली कौन सी कहलाती है? आपकी खेल विधि कहलाती है। एक आती है आपकी विनेटिका प्रणाली, है ना, विनेटिका प्रणाली भी कौन सी कहलाती है? आपकी खेल विधि। एक आता है आपका बेसिक शिक्षा मेथड, बेसिक शिक्षा प्रणाली भी कौन सी विधि कहलाती है? आपकी खेल विधि कहलाती है। इसके बाद में अन्वेषण विधि भी कौन सी विधि कहलाती है? आपकी खेल विधि कहलाती है ना। कौन सी विधि कहलाती है? खेल विधि। और उसके बाद में प्रोजेक्ट विधि भी कौन सी विधि कहलाती है? खेल विधि कहलाती है। तो ये सारी की सारी खेल विधि है दोस्तों। तो खेल विधियों का जनक तो किसे कहेंगे? इन सबके तो जनक अलग अलग हैं दोस्तों। तो हेनरी कोल्डवेल कुक को कभी भी खेल विधि का जनक नहीं माना जा सकता। इसको क्या कहेंगे? ये आधुनिक प्रेरणता है। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। लीजिए आपका अगला प्रश्न, किस विधि के अंतर्गत ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षण दिया जाता है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत, इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत किसके आधार पर? ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ज्ञान दिया जाता है। हालांकि हर विषय में ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ही ज्ञान दिया जाता है, लेकिन इन्होंने विशेष बल दिया है। किसने दिया है? मॉन्टेसरी, विनेटिका, डाल्टन योजना या डेकराली योजना। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? आपका मॉन्टेसरी। तो मॉन्टेसरी विधि ने इनके ऊपर बल दिया है। मॉन्टेसरी ने 2 चीजों के ऊपर बल दिया है। किस किस के ऊपर? एक तो दिया है दोस्तों ज्ञानेंद्रियों के ऊपर, कि बालकों को जो शिक्षा देनी चाहिए वो किसके आधार पर देनी चाहिए? ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। और एक दिया है बालकों की कर्मेंद्रियों के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? कर्मेंद्रियों। नहीं, बालक को कर्म करने की इच्छा होती है। बालक, छोटे बालक से काम करवाओ, उनको अच्छा लगता है। जैसे आपके घर में भी देखा होगा, छोटे घर माँ अगर बर्तन साफ करिए ना तो छोटा बच्चा दौड़ करके जाता है, वो भी बर्तन साफ करने लगता है ना। घर में कोई मेहमान आते हैं तो छोटा बच्चा खाना परोसने लगता है। यानी कि जैसा कार्य बड़े करते हैं वैसा छोटे करने के ललक रखते हैं दोस्तों। तो कर्मेंद्रियां क्या कहती है कि बालक को उसी प्रकार से शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा जो ज्ञान आता है दोस्तों वो क्या आता है इसके अंतर्गत? ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। इसने कहा है कि एक बालक को एक बार में केवल एक ही ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान देना चाहिए। सभी ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान कभी भी एक साथ में नहीं देना चाहिए। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके मॉन्टेसरी ने कहा था। तो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ज्ञान देने की बात किसने कही थी? मॉन्टेसरी ने कही थी। ए वाला उत्तर यहां आपका सही हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, बालवाड़ी प्रणाली किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है आपके सामने? बालवाड़ी प्रणाली किसे कहते हैं? किंडरगार्टन योजना को, डाल्टन योजना को, डेकराली योजना को या मॉन्टेसरी योजना को? तो दोस्तों यहां पे जो आपका उत्तर सही निकलेगा वो कौन सा निकलेगा? किंडरगार्टन योजना, जो किसके द्वारा दी गई थी? फ्रॉबेल के द्वारा दी गई थी दोस्तों। जिसने फ्रॉबेल ने क्या कहा था कि बालक जो है ना एक प्रकार का अविकसित पौधा है और अध्यापक जो है वो क्या है? माली है। उस अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस बालक, उस पौधे को वो किस तरीके से पाले, किस तरीके से उसका ख्याल रखें कि वो एक वृहद रूप में होकर के है ना वो सारी चीजें दे जो हम उनसे अपेक्षाएं करते हैं। तो एक पौधे की उपमा बालक को और माली की उपमा शिक्षक को देने वाला कौन था? फ्रॉबेल था दोस्तों। ये जो बालवाड़ी प्रणाली है ना वो इसी किंडरगार्टन को कहते हैं। ये बालवाड़ी जो है ना दोस्तों, अपन
राजस्थान में जिसे अपन आंगनबाड़ी कहते हैं, है ना, उसी को गुजरात क्षेत्र में अधिकतर क्या कहा जाता है, बालवाड़ी कहा जाता है। यूपी साइड में भी लगभग मेरे हिसाब से इसको बालवाड़ी ही कहते हैं, हम लोग इसको आंगनवाड़ी कहते हैं। तो ये आंगनवाड़ी कह दो या बालवाड़ी कह दो, यूकेजी एलकेजी वगैरह जितनी भी आती हैं आपके, ये सारी की सारी किंडरगार्टन से ही निकली हुई हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। डाल्टन योजना के प्रतिपादक हैं। डाल्टन योजना जो चलती थी, डाल्टन योजना जो खेल विधि के अंतर्गत आती है दोस्तों, भागों वाला अध्ययन जिसमें करवाया जाता है, ये डाल्टन योजना के प्रतिपादक किसको माना गया है, हेलन पार्क गार्डन, जेबी डाल्टन, मॉरिसन या वुडवर्थ। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहां पे मुझे बताना ही पड़ेगा आंसर दोस्तों। सही आंसर है आपका हेलन पार्क गार्डन। क्या नाम है दोस्तों, हेलन पार्क गार्डन के द्वारा डाल्टन योजना का प्रतिपादन किया गया। डाल्टन योजना भी किसके अंतर्गत आती है, एक प्रकार की खेल विधि के अंतर्गत आती है दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करते हैं, सिंपल सा प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत समय सारणी एवं पूर्व की परीक्षाओं आदि का दबाव न बनाकर स्वतंत्र अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाता है। ये क्या पूछ रहा भाई, ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसके अंतर्गत, ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसके अंतर्गत समय सारणी एवं पूर्व की परीक्षाओं आदि का दबाव न बनाकर स्वतंत्र रूप से अध्ययन कराया जाता है। तो सही उत्तर यहां पे जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, डाल्टन योजना हो जाएगा। गजब की बारिश आ गई है दोस्तों बाहर, है ना, स्टूडियो के दोनों दरवाजे खुले हुए हैं, आनंदमय माहौल हो रहा है। भले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं लेकिन मस्ती का आनंद आ रहा है दोस्तों, है ना। लाइटें नहीं चली जाए इसलिए थोड़ा स्पीड से चलूंगा मैं अभी, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, विनेटिका विधि का प्रतिपादक किसको माना जाता है, डॉक्टर कार्ल्टन, वॉशबर्न, ओविड de Crowley, मॉरिसन या फ्रोबेल। ये कह रहा है कि विनेटिका प्रणाली का जनक किसको माना जाता है दोस्तों, तो विनेटिका प्रणाली का जनक माना जाता है डॉक्टर कार्लबर्न, वॉशबर्न को माना जाता है। ये भी एक प्रकार की खेल विधि है। यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, वर्धा शिक्षा प्रणाली किसकी देन है दोस्तों, वर्धा शिक्षा प्रणाली। तो दोस्तों इस वर्धा शिक्षा प्रणाली को ही कहते हैं बुनियादी शिक्षा। कौन सी शिक्षा कहते हैं दोस्तों, बुनियादी शिक्षा। हाँ, इसी का नाम है आपका बेसिक मेथड, है ना। बेसिक शिक्षा प्रणाली भी इसी का नाम है दोस्तों, बेसिक मेथड भी इसी को कहते हैं, बेसिक मेथड भी इसी को कहते हैं दोस्तों। तो ये बुनियादी शिक्षा या बेसिक मेथड या वर्धा शिक्षा प्रणाली ये किसकी देन है, ये महात्मा गांधी की देन है। उन्होंने एक शिक्षा योजना निकाली थी जिसके अंतर्गत उन्होंने इस विधि का वर्णन किया था। और ये भी कौन सी विधि दोस्तों, एक प्रकार की खेल विधि है। इसमें बालकों की हस्तकला के ऊपर बल दिया गया था। महात्मा गांधी ऐसा मानते थे कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें बालकों को 2 पैसे का रोजगार भी मिले, यानी कि मानसिक विकास भी हो और वो उससे अपनी आजीविका भी चला सके। बिल्कुल सही मानते थे, शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए। ए या बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। विचारों का व्यवहारीकरण करना ही शिक्षा है, उपयुक्त कथन किसका है, तो पता है आपको हर्बर्ट विधि मैंने बहुत भारी तरीके से पढ़ा रखी है आपको, है ना। तो यहाँ पे जायज सी बात है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, हर्बर्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, हर्बर्ट जो होगा वो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्बर्ट ने यह परिभाषा दी थी कि विचारों का व्यवहारीकरण करना ही शिक्षा है। फिर उसने विचारों लाने का एक क्रम भी बताया था, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये कह रहा कि हर्बर्ट ने निम्नलिखित में से कौन सा विचार लाने का क्रम नहीं बताया था। तो उसने विचार लाने का क्रम क्या बताया था दोस्तों, सबसे पहले जो क्रम बताया था वो उसने बताया था निरीक्षण, फिर उसने बताया था मांग, नहीं निरीक्षण के बाद बताया था, सबसे पहले बताया था निरीक्षण, निरीक्षण के बाद में बताया था आज्ञा, आज्ञा के बाद में बताया था दोस्तों मांग, और मांग के बाद में बताया था उसने क्रिया, और क्रिया के बाद बताया था उसने विचार। ये उसने क्रम बता रखा था दोस्तों। तो ये यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार लाने का क्रम नहीं है, तो ये उद्देश्य उसने नहीं बताया दोस्तों। मांग भी बताइए, आज्ञा भी बताइए, निरीक्षण भी बताइए, ये तीनों चीजें उसने बताई। अगर कोई चीज नहीं बताइए तो वो क्या नहीं बताइए दोस्तों, निरीक्षण जो है उसने नहीं ये उद्देश्य जो है इसने नहीं बताया है। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चरण हर्बर्ट के स्पष्टता के सोपान में से लिया गया। देखिए हर्बर्ट ने जो 4 प्रकार के विचार आने का क्रम बताया था उसको लेकर के उसने 4 पद भी दिए थे। कौन कौन से दिए थे बता ही देता हूं, थोड़ी सी चर्चा उस पर भी कर ही लेते हैं। उसने एक तो दिया था दोस्तों स्पष्टता, है ना, स्पष्टता के बाद में दिया था दोस्तों एक व्यवस्था, है ना, व्यवस्था के बाद में एक दिया था उसने संबंध, और एक दिया था संबंध के बाद में विधि। क्या दिया था दोस्तों, विधि। ये 4 प्रकार के उसने क्या दे रखे थे, सोपान दे रखे थे, स्पष्टता, व्यवस्था, संबंध और विधि। तो ये कह रहा था कि स्पष्टता के स्थान पर क्या दिया, तो स्पष्टता के स्थान पर इन्होंने 2 चीजें दी थी भाई, एक तो दी थी प्रस्तावना
और एक दिया था प्रस्तुतिकरण। ये किसके द्वारा दिया गया? तो हर्बर्ट के एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था जिलर और सलर, इनके द्वारा यह दिया गया था। तो ये कह रहा है कि इस निम्नलिखित में से हर्बर्ट ने स्पष्टता के स्थान पर कौन सा सोपान दिया? तो प्रस्तावना उत्तर सही होगा। एक तो उसने प्रस्तावना दिया था और एक कौन सा दिया था? प्रस्तुतिकरण दिया था। संबंध के स्थान पर उसने तुलना दिया था दोस्तों। संबंध के स्थान पर क्या निकला था? तुलना। और विधि के स्थान पर क्या निकला था? आपका सामान्यीकरण निकला था। तो ये सामान्य सी जानकारी भी आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, हर्बर्ट की प्रारंभिक पंचवर्षीय योजना का अंतिम पद था। क्या प्रश्न पूछा? हर्बर्ट ने जो पहले वाली, एक तो जो आपकी चल रही है, उससे पहले भी उसने एक पंचपदीय योजना बनाई थी, उसका अंतिम पद क्या था? ये कह रहा है सामान्यीकरण, प्रयोग, तुलना और व्यवस्था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो उसका अंतिम पद था ना, उस वक्त क्या था? सबसे पहली वाली जो प्रारंभिक थी, उसका पहला तो था दोस्तों प्रस्तावना, एक था उसका प्रस्तुतिकरण, तीसरे नंबर पर था उनका तुलना, तीसरे नंबर पर था इनका व्यवस्था, उसके बाद में जो था वो था उनका तुलना, और अंत में जो था वो उनका क्या था? विधि। क्या था दोस्तों? विधि। तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना और विधि जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है, ये क्रम दिया था। तो ये कह रहा है अंतिम कौन सा था? विधि। तुलना, विधि के स्थान पर भी इन्होंने सामान्यीकरण दे दिया था दोस्तों। विधि का नाम भी क्या दे दिया था? सामान्यीकरण। तो अंतिम पद कौन सा आ जाएगा आपका? सामान्यीकरण। तो ये कह रहा है कौन सा पद नहीं था, अंतिम पद कौन सा था? तो वो था आपका सामान्यीकरण। ये कहलाएगा प्रारंभिक पंचपदीय में अंतिम पद सामान्यीकरण था, जबकि वर्तमान में प्रयोग है दोस्तों। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली आधारित है बौद्ध स्तर पर, स्मृति स्तर पर, दोनों स्तर पर या दोनों नहीं? तो ये नीचे वाले दोनों काट दो, ये इनके आंसर नहीं होंगे दोस्तों। यहाँ तो बौद्ध स्तर पर होगी या स्मृति स्तर पर। तो मैंने पहले ही बता रखा है हर्बर्ट की जो पंचवर्षीय है योजना है वो किस पर आधारित, पंचपदीय योजना है वो किस पर आधारित है? स्मृति पर आधारित है। बी वाला उत्तर इसमें क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, हर्बर्ट की पंचपदी विधि बल देती है रटने पर अधिक, समझने पर कम, समझने पर अधिक, रटने पर कम, केवल रटने पर या केवल समझने पर? केवल वाले उत्तर कभी सही नहीं होते, बहुत कम चांस होते दोस्तों। ये रटने पर अधिक और समझने पर कम बल देती हैं। ए वाला उत्तर जो होगा उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विधि को यूनिट सिस्टम भी कहा जाता है दोस्तों? यूनिट सिस्टम किस विधि को कहा जाता है? तो मैंने पहले ही बताया था यूनिट का मतलब होता है अलग अलग यूनिट में डिवाइड करना, और अलग अलग यूनिट में डिवाइड करने को अपन कहते हैं इकाई विधि, है ना। इकाई विधि जो है, इकाई विधि को ही अपन क्या कहते हैं? यूनिट सिस्टम कहते हैं। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला सही आंसर हो जाएगा। रिस्क के द्वारा बताए गए इकाई विधि के सोपान में से कौन सा सोपान नहीं है? ये कह रहा है कि रिस्क ने जो इकाई विधि के सोपान बताए थे, 3 सोपान बताए थे। मैंने इकाई विधि का जनक भले मॉरिसन है, सोपान रिस्क ने बताए थे। पहले नंबर पर बताया था उसने, कौन सा बताया था? इकाई की प्रस्तावना। दूसरे नंबर पर बताया था इकाई का विकास, और तीसरे नंबर पर बताया इकाई की पूर्ति। कौन सा नहीं बताया? इकाई का उद्देश्य उसने, रिस्क ने नहीं बताया था। तो रिस्क के द्वारा बताए गए सोपान कौन कौन से हैं? इकाई की प्रस्तावना, इकाई का विकास और इकाई की पूर्ति, ये तीनों रिस्क ने बताए थे। ये लीजिए, किस विधि के अंतर्गत अधिगम की संपूर्णता अनिवार्य है दोस्तों? प्रत्यक्ष विधि में, समवाय विधि में, व्याख्या विधि में या इकाई विधि में? तो दोस्तों अधिगम की संपूर्णता इकाई विधि में अनिवार्य होती है, क्योंकि इकाई विधि के माध्यम से अध्ययन करवाया जाता है, तो आपको संपूर्ण पढ़ना पड़ता है। इसे 2-4 प्रश्नों को पढ़ करके आप उत्तर नहीं दे सकते हो या पास नहीं हो सकते हो, है ना। ज्ञान की संपूर्णता पाठ योजना में होती है, जबकि अधिगम की संपूर्णता किसमें होती है? इकाई योजना के अंतर्गत होती है। इकाई विधि यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इकाई विधि का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कब किया गया? ये तो मैंने आपको पहले बता रखा है, 1920 में किया गया था दोस्तों। जाने उसका निर्माण भले मॉरिसन तो 1956 में लेकर के आया था, लेकिन उससे पहले ही उसका क्या हो रहा था दोस्तों? प्रयोग। 1920 यहां पे आंसर आपका सही हो जाएगा। एक समान उच्चरित होने वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है। यह कह रहा है कि किस विधि के अंतर्गत एक समान उच्चरित, जैसे वन, बन, मन, तन, जन, एक समान उच्चरित होने वाले शब्द हैं, ऐसे शब्दों को किसमें सिखाया जाता है? वाचन विधि में, ध्वनि साम्य विधि, अनुकरण विधि या प्रत्यक्ष विधि? तो दोस्तों उसको कहते हैं फोनेटिक मेथड, ध्वनि साम्य विधि, है ना। ध्वनि विधि, ध्वनि साम्य विधि, फोनेटिक मेथड सब इसी के नाम है। इसके अंतर्गत एक समान उच्चरित होने वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। फोनेटिक मेथड के जनक किसको माना जाता है? यही फोनेटिक मेथड कौन सा? ध्वनि साम्य विधि, जिसमें एक समान बोले जाने वाले ध्वनि, एक समान ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है। ऑप्शन है माइकल महोदय, डिनर, महात्मा गांधी या W.H. किलपैट्रिक। देखो महात्मा गांधी बेसिक शिक्षा प्रणाली के W.H. किलपैट्रिक ने परियोजना दी थी। डिनर कोई है ही नहीं। माइकल यहां पे सही उत्तर हो जाएगा। माइकल महोदय के द्वारा फोनेटिक मेथड दिया गया है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ध्वनि साम्य विधि के जनक कौन है? फोनेटिक मेथड के जनक तो माइकल महोदय दोस्तों। माइकल से याद रखना, माइकल जैक्सन क्या करता था? माइकल जैक्सन डांस करता था। डांस के लिए संगीत जरूरी, और संगीत में क्या होती है? ध्वनि होती है। और तो ध्वनि का जनक कौन है? तो वो है दोस्तों माइकल।
किस विधि के अंतर्गत कवि के अभिप्रेरित भावों तक छात्रों को ले जाना है। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें मुख्य लक्ष्य ये होता है कि कवि के अंदर से जो भाव निकले हैं उन भावनाओं को कहां ले जाना है, बालकों के पास में ले जाना है। ये किस विधि के अंतर्गत आता है दोस्तों? वाचन विधि, रसास्वादन विधि, कथा कथन विधि या कहानी विधि? तो यहां पे देखो कहानी विधि, कथा कथन विधि, वाचन विधि ठीक है, लेकिन सही उत्तर जो होगा रसास्वादन विधि। ये पद्य शिक्षण की विधि मानी जाती है, काव्य शिक्षण की विधि मानी जाती है। इसका टारगेट रहता है कि कवि के द्वारा जो भाव निकाले गए हैं उन भावों को उसी रूप में बालकों के पास में ले जाना क्या कहलाती है? आपकी रसास्वादन विधि कहलाती है। बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस विधि के अंतर्गत बालकों को वस्तुओं के संपर्क में लाकर के सिखाया जाता है? साहचर्य विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन या अनुदेशन? तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे दोस्तों, साहचर्य विधि मारिया मोंटेसरी, मैडम मारिया मोंटेसरी की यह विधि है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ वस्तुएं होती है, वस्तुओं के आगे कुछ नाम लिखे होते हैं, बालकों को उस वस्तुओं के संपर्क में लाया जाता है और बालक वस्तुओं के माध्यम से उनके नाम पढ़ लेते हैं और ऐसे उनको शिक्षा दी जाती है। अंतर्गत वस्तुओं के संपर्क में लाकर सिखाया जाता है, साहचर्य विधि के अंतर्गत लिखा जाता है। ए यहां पे आंसर आपका सही हो जाएगा। किस विधि के अंतर्गत मातृभाषा और सीखी जाने वाली भाषा दोनों के मध्य वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है दोस्तों? वह है आपकी व्यतिरेकी विधि। कौन सी विधि है दोस्तों? व्यतिरेकी विधि। इस व्यतिरेकी विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? ये द्विभाषा विधि और प्रत्यक्ष विधि के बीच की विधि है दोस्तों, है ना। इसमें क्या होता है, कुछ वाक्य मातृभाषा में बदले भी जाते हैं और कुछ को नहीं भी बदला जाता है ना। द्विभाषा में पूरा बदला जाता है ना। ये दो अनुवाद विधि भी है ना इसी तरह की है। तो ये दोस्तों ये अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, द्विभाषा विधि, व्यतिरेकी विधि, इनमें बहुत बारीक बारीक अंतर है, तो ध्यान रखना इन चीज का। व्यतिरेकी विधि के अंतर्गत दोनों विधियों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है, दोनों भाषाओं का। बी सही हो जाएगा। किस शिक्षा शास्त्री ने वातावरण और क्रियाशीलता से सीखने पर बल दिया? ऐसा कौन सा शिक्षा शास्त्री जिसने वातावरण और क्रियाशीलता पर सीखने पर बल दिया? पेस्टालॉजी, डॉडसन, किलपैट्रिक या स्किनर? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी ने ही बालकों को वातावरण और क्रियाशीलता के आधार पर सीखने का बल दिया। ये मानते थे कि बालक को सर्वाधिक जो ज्ञान मिलता है वातावरण से मिलता है, तो अध्यापक को पहले वातावरण का निर्माण करना चाहिए और बालक को क्रियाशील रखना चाहिए, बालक अपने आप सीख जाएगा। इन्होंने विषय वस्तु को अलग अलग खंडों में बांटकर सिखाने के ऊपर बल दिया था। पेस्टालॉजी यहां पर आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। लीजिए आपका अगला प्रश्न। किस विधि के अंतर्गत अध्यापक बालकों के समक्ष रोचक उदाहरण, चार्ट, मॉडल, प्रोजेक्टर आदि प्रस्तुत कर अध्ययन कराता है? ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत अध्यापक जो ना बालकों के सामने रोचक, इंटरेस्टिंग उदाहरण, चार्ट, मॉडल, चित्र वगैरह प्रस्तुत करके अध्ययन करवाता है? निरूपण विधि, अनुदेशन विधि, किंडरगार्टन या द्विभाषा विधि? देखो द्विभाषा विधि में दो भाषाएं सिखाई जाती है, किंडरगार्टन खेल विधि है, अनुदेशन विधि नहीं। यहां पे जो सही उत्तर होगा निरूपण विधि, इसी को हम कहते हैं दोस्तों निर्देशन विधि। कौन सी विधि कहते हैं दोस्तों? निर्देशन विधि। इसी विधि को पढ़ाते वक्त है ना जैसे टीए लगाए जाते हैं, चार्ट, मॉडल वगैरह वगैरह जो आप पढ़ाते थे, तो है ना चार्ट, मॉडल, प्रोजेक्ट वगैरह, अट्रैक्टिव एग्जांपल्स वगैरह किसमें दिए जाते थे? निरूपण विधि में दिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं निर्देशन विधि। ये लीजिए, किस विधि के अंतर्गत बालक स्वयं अपनी गलतियों का संशोधन करता है? ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंदर बालक अपनी गलतियों का संशोधन खुद करता है? तो ये ऑप्शन है जैकपॉट विधि, अशुद्धि संशोधन विधि, अनुवाद विधि या अनुकरण विधि। देखिए अशुद्धि संशोधन विधि कोई है ही नहीं है दोस्तों, है ना। ये जबरदस्ती आपसे गलत उत्तर करवाने के लिए ये ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जैकपॉट विधि, जिसके जनक भी स्वयं यही है जैकपॉट। इस जैकपॉट महोदय ने एक विधि बनाई जिसमें क्या बालक अपनी गलतियों का संशोधन स्वयं करे। ये ऐसा मानते थे कि जब बालक अपनी गलतियों को स्वयं निकालते हैं तो बालक को गलतियों का एहसास अधिक होता है और दोबारा उस गलती की करने की संभावनाएं कम बनती हैं और बालक का अधिगम भी अधिक होता है। तो ये जैकपॉट विधि है जिसमें बालक अपनी गलतियों का संशोधन स्वयं करता है दोस्तों। किस विधि के अंतर्गत बालकों की शैक्षिक ज्ञानात्मक पक्ष का विकास अधिक होता है? शैक्षिक ज्ञानात्मक पक्ष का मतलब क्या हो गया दोस्तों? दो तरह के ज्ञानात्मक पक्ष होते हैं, शैक्षिक भी ज्ञानात्मक पक्ष होता है और सशैक्षिक भी ज्ञानात्मक पक्ष होता है। तो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें केवल शैक्षिक ज्ञानात्मक पक्ष का विकास अधिक होता है, सशैक्षिक ज्ञानात्मक पक्ष का विकास नहीं होता है? ऑप्शन दे रखे हैं दूरस्थ विधि, वाचन विधि, अनुकरण विधि या निर्देशन विधि। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो दूरस्थ विधि होगा, जिसको अपन टेली एजुकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टेली एजुकेशन भी कहते हैं। पत्राचार भी इसी को कहते हैं, टेली एजुकेशन, या इसी को अपन क्या कह देंगे दोस्तों? स्वतंत्र अध्ययन भी कहते हैं इसको, स्वतंत्र अध्ययन। स्वतंत्र अध्ययन भी इसी का नाम है। पत्राचार भी इसी का नाम है दोस्तों, पत्राचार भी इसी का नाम है। इसके द्वारा बालकों को केवल शैक्षिक ज्ञानात्मक पक्ष की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि सशैक्षिक गतिविधि तब करेगा ना जब विद्यालय में आएगा। वो घर से पढ़ रहा है तो कैसे करेगा सशैक्षिक? ये लीजिए, वेस्ट महोदय द्वारा प्रतिपादित विधि है। वेस्ट महोदय ने इनमें से कौन सी विधि दी है? पाठशाला विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, अनुवाद विधि या व्याकरण विधि? दोस्तों आप सबको पता है कि पाठ्य पुस्तक विधि का जनक किसको माना जाता है? वेस्ट को माना जाता है। मिस्टर वेस्ट महोदय के द्वारा कौन सी विधि का प्रतिपादन किया गया? तो मिस्टर वेस्ट महोदय के द्वारा जिस विधि का प्रतिपादन किया गया था दोस्तों, उसका क्या नाम था? उसका नाम था आपके पाठ्य पुस्तक विधि। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न है।
वैज्ञानिक विधि का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक विधि जिसमें विज्ञान के आधार पर मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षा दी जाती है ना, सब कुछ करके सीखने पर बल दिया जाता है, सब कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान के ऊपर बल दिया जाता है, उस विधि के जनक किसको माना जाता है? गुडवार, स्केटस, कोहलर, स्किनर या थॉर्नडाइक? तो यहां पे आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुडवार स्केटस। क्या उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों? गुडवार स्केटस उत्तर सही होगा। गुडवार स्केटस के किसको जनक माना जाता है दोस्तों? वैज्ञानिक विधि का जनक माना जाता है। मुझे यकीन है आप सबके प्रश्न इसके सही हो रहे होंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा बालकों के कौशलात्मक उद्देश्य की अधिक पूर्ति की जाती है? देखो अलग अलग उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, अवबोध होता है, कौशल होता है, अभिरुचि होता है, अभिवृत्ति होता है, कई प्रकार के उद्देश्य होते हैं। लेकिन यह पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा विधि है जिसके द्वारा बालकों के कौशलात्मक उद्देश्य की पूर्ति सर्वाधिक की जाती है? प्रयोगशाला विधि, रसास्वादन विधि, अनुकरण विधि या पाठ्य पुस्तक विधि? तो यहां पे जो दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा ना, वह हो जाएगा आपका प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि के अंदर बालकों को कौशलात्मक उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। ये रसास्वादन, अनुकरण विधि वगैरह नहीं होगी। प्रयोगशाला विधि के अंदर बालक के अंदर कुशलताओं का विकास किया जाता है। ए वाला उत्तर यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयोगशाला विधि सर्वाधिक बल किस पर देती है? क्रियात्मक पक्ष पर, भावात्मक पक्ष पर, ज्ञानात्मक पक्ष पर, उपयुक्त सभी? देखिए प्रश्न यदि ऐसा है कि प्रयोगशाला विधि किस पर बल देती है, तो तीनों पक्षों पर बल देती है। भावात्मक पर भी देती है, क्रियात्मक पर भी देती है और ज्ञानात्मक में भी देती है। लेकिन इसने पूछ लिया भाई सर्वाधिक, तो सर्वाधिक तो कोई एक ही होगा, तीनों होने वाले नहीं है। तो सर्वाधिक बल देती है क्रियात्मक पक्ष पर, यह करके सीखने पर बल देती है दोस्तों, है ना। सर्वाधिक बल किस पर देती है? क्रिया के सीखने पर। गामक पक्ष इसमें सबसे मजबूत होता है भाई, गामक पक्ष, है ना, गामक पक्ष इसमें मजबूत होता है। तो यहां पे क्रियात्मक पक्ष वाला उत्तर आपके सही हो जाएगा दोस्तों। रफ्तार तो पकड़नी पड़ेगी, बाकी ये कैसे होंगे 50 प्रश्न, है ना। 50 प्रश्न 1 घंटे में कराने का रिकॉर्ड भी तो है अपना। प्रयोगशाला विधि द्वारा सीखा गया ज्ञान मस्तिष्क में दीर्घकाल तक संचित रहता है, इसका कारण है। इसीलिए लाइव क्लास में कभी भी 1 घंटे में 50 प्रश्न होना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। प्रयोगशाला विधि द्वारा सीखा गया ज्ञान मस्तिष्क में दीर्घकाल तक संचित रहता है, इसका क्या कारण है? यानी कि प्रयोगशाला विधि से आप जो ज्ञान सीखते हो वो लंबे टाइम तक आपके दिमाग में जीवित रहता है। इसके पीछे क्या कारण है, वो क्यों जीवित रहता है दोस्तों? यह विधि गामक पक्ष पर आधारित है, मतलब इसलिए काम करती है कि वो गामक पक्ष पर आधारित है, नहीं। बालकों के प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं, बालक अनुकरण से सीखता है या बालक को विशेष कौशल विकसित होता है। तो विशेष कौशल से या अनुकरण से या गामक पक्ष की वजह से दिमाग में ज्ञान लंबे टाइम तक सिंचित नहीं रहता। लंबे टाइम तक सिंचित इसलिए रहता है क्योंकि बालक को जो अनुभव प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष अनुभव। और प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान अस्थायी होता है, लंबे समय तक मस्तिष्क में संचित रहता है। यहाँ पे बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। ये लीजिए, निम्नलिखित में से प्रयोगशाला विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है। क्या पूछा है? इनमें से कौन सा प्रयोगशाला विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है? नियम से उदाहरण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर? तो दोस्तों ध्यान रखना, विशिष्ट से सामान्य की ओर तो इसका शिक्षण सूत्र है। इसमें पहले चीज ज्ञात होती है फिर अज्ञात, मतलब आपको विषय वस्तु पहले से पता है फिर प्रयोग करने के लिए जा रहे हो, ज्ञात से अज्ञात भी सही। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर ये भी सही है। नियम से उदाहरण की ओर ये नहीं है, क्योंकि उसने नहीं है पूछा है दोस्तों, ये नहीं है। नियम से उदाहरण की ओर नहीं होता है, जबकि इसका कैसा होता है दोस्तों? उदाहरण से नियम की ओर। पहले बालकों को उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम के तौर पर प्रयोग करवाया जाता है। ये उदाहरण से नियम की तरफ चलती है, नियम से उदाहरण की तरफ नहीं चलती। ए वाला उत्तर जो होगा इसमें क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। आनंद आ रहा है ना। ये लीजिए अगला प्रश्न, प्रयोगशाला विधि के संदर्भ में असत्य कथन है। कौन सा कथन सही नहीं है? असत्य है मतलब 3 सत्य हैं। अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, बिल्कुल सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है, ये तो सत्य है दोस्तों। ये वचन कैसा है आपका? सत्य है। बालकों को अधिक से अधिक क्रियाशील रखती है, ये भी सही है भाई। बालक अधिक से अधिक क्रियाशील रहती है क्योंकि ये क्रियाशीलता के सिद्धांत पर ही चलता है। ये भी बिल्कुल कौन सा कथन है आपका? सत्य कथन है। कौशलात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है दोस्तों। व्यवहारिक ज्ञान का पुष्टिकरण होता है, यह असत्य है दोस्तों। यहां पे व्यवहारिक ज्ञान का पुष्टिकरण नहीं होता है, यहां पे सैद्धांतिक ज्ञान का पुष्टिकरण होता है। कौन से ज्ञान का? विज्ञान के अंतर्गत सैद्धांतिक ज्ञान का पुष्टिकरण होता है, ना कि व्यवहारिक ज्ञान का पुष्टिकरण होता है। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो कौन सा निकल जाएगा मेरे दोस्तों? डी वाला उत्तर सही निकल जाएगा। और यह होता है आपके, लगभग मैंने करवाए हैं 52 से 53 प्रश्न की अपनी क्लास चली थी, जिसमें मैंने कम से कम 10 से 12 शिक्षण वीडियो को घसीटा है एक बार में, बेसिक प्रश्नों के माध्यम से, ताकि उसके उत्तर आप क्या दे पाओ? सही दे पाओ। और यहां से अपने 50 प्रश्नों का सफर क्या होता है दोस्तों?
पूरा होता है। ऐसे चलती हैं 50 प्रश्नों की क्लासेस, ऐसे एक एक कमेंट पढ़ करके रिप्लाई देते हैं, फिर नहीं, वहां पे मेरी रफ्तार से चलना पड़ेगा, तब 50 प्रश्नों की होगी। यकीनन आपको ये रिवीजन क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी क्लास अपन हर संडे को चलाएंगे ताकि हफ्ते भर में जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी मैंने पढ़ाया है, उसका रिवीजन एक साथ में हो सके। दोस्तों आज आपका समय मैंने अधिक लिया, इसकी मैं माफी चाहूंगा ना, माफी तो क्या चाहें दोस्तों, है ना, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, 1 घंटे से पहले अपन ने क्या कर दिया, 50 प्रश्नों 55 प्रश्नों को निचोड़ निकाल दिया। दोस्तों ये अपना रिकॉर्ड, ये तो अपनी खास बात है दोस्तों। अपन के अंदर एक ही क्वालिटी है हमारे अंदर, वो है कि अपन 1 घंटे में ना अधिक से अधिक प्रश्न करवा सकते हैं, 1 से 1 घंटे में। अरे आपके एग्जाम नजदीक आएगा ना, तब देखना मैं प्रश्न आपको सही करवाता हूं, कैसे प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाता हूं। एक निकलेंगे 100 प्रश्न, 50 प्रश्न, 80 प्रश्न 1 घंटे में। तैयारी में आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, क्वालिटी में भी निश्चिंत रहिए, है ना। हम आपके साथ जुड़े हुए और अच्छी से अच्छी मेहनत आपके साथ में करेंगे दोस्तों। यकीनन आपको ये रिवीजन क्लास जो पुनरावृत्ति के रूप में हमने लगाई थी, आपको समझ में आई होगी दोस्तों। इन सभी वीडियो की व्याख्यात्मक तौर से भी यदि आप पढ़ना चाहते हो तो हमने एक ऐप लॉन्च कर रखा है प्ले स्टोर पर, कन्हैया एजू सेंटर के नाम से आपको एक ऐप मिलेगा। उस ऐप को आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना। स्टोर में जाकर के आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसमें रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड में एसएसटी और रीट लेवल सेकंड में सामाजिक 3 कोर्स दे रखा है, और चौथा कोर्स अपने अलग से बना रखा है जिसका नाम है ई बुक। तो कोई अगर वीडियो नहीं पढ़ना चाहता है तो वो ई बुक अलग से ले सकता है, लेकिन जो वीडियोस क्लासेस का कोर्स परचेज करता है उनको ई बुक वैसे ही उसके अंदर फ्री मिलेगी, उनको ई बुक अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यदि आप उचित समझते हो और आप ऐप लेना चाहते हो तो आपको पूरा का पूरा कोर्स ले लेना चाहिए, जो 199 रुपीज, ओनली 199 रुपए का है। और कोई स्कीम इसके ऊपर मैं नहीं चलाऊंगा, है ना, ये 199 रुपए में ही रहेगा, क्योंकि स्कीम चला करके मुझे ये कमाने देने धंधा थोड़ी करना है कि मेरे ऐप ज्यादा निकलना चाहिए। जितने निकले उतने बेहतर है, और बहुत अच्छे ले रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छी संख्या में ले रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और सब पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। आप खुद लेकर के पढ़ोगे और आपको आनंद आ जाएगा कि शिक्षण वीडियो का इतना मैटर अभी तक हमने किसी भी ऐप के अंतर्गत एक साथ में नहीं देखा है। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों कल वापस मंडे के साथ में, वापस उसी तरीके से अपन चलेंगे, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। मिलते रहेंगे, अच्छी संख्या में आते रहें, अपने यारों को भी बताएं, दोस्तों को भी बताएं, और तैयारी मजबूती के साथ में करें। जितनी संख्याओं में आप आते हो उतना हमें क्या मिलता है दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। मिलते हैं कल फिर से उसी क्लास के लिए, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।